हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2। इसमें आज अपना टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, यूनिट्स और डायमेंशन इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो डायमेंशन और यूनिट में क्या फ़र्क होता है वही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है, इस बारे में आज अपना पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट जो कवरअप किया था वो हम लोगों ने कवरअप किया था फिजिकल क्वांटिटी को। मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया था। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो डिफाइंड होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें सबसे मेन पॉइंट जो अपना था वो था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव होती थी। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस भी जो बेस्ड होगा वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे ही बेस्ड होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, जिसमें अपना पहला था मास। ठीक है, मास का जो डायमेंशन होता है, ध्यान रखना हम लोग डायमेंशन लिख रहे हैं, डायमेंशन। ठीक है, मास का जो डायमेंशन होता है, मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है m। ठीक, मास का डायमेंशन होता है m। इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है, ये रूल है कि आप डायमेंशन को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ठीक, मास का डायमेंशन है m। लेंथ का डायमेंशन होता है, लेंथ का डायमेंशन होता है l। और टाइम का डायमेंशन होता है t। ठीक है, 7 तरीके की हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे, जिनमें से ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 पे ही लगभग आपका करीब 95 to 96% डायमेंशन एनालिसिस कवर होगा। मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 या 4% आपकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं, लेकिन हम लोग डायमेंशन सारे ही फिजिकल क्वांटिटीज जान लेते हैं कि क्या होते हैं। टाइम का डायमेंशन t हो गया। उसके बाद चौथी अपनी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है वो होता है a। यूनिट इसकी एम्पियर होती है और डायमेंशन होता है a। ठीक है, पांचवी अपनी फिजिकल क्वांटिटी हो गई टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसका डायमेंशन होता है थीटा। इसका डायमेंशन होता है थीटा। ठीक, छठी क्वांटिटी अपनी हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और इसका डायमेंशन होता है CD। कैंडल का यूनिट होती है, इसकी डायमेंशन होता है CD। ठीक है, और सातवीं अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका डायमेंशन होता है मोल। MOL, मोल। यूनिट होती है MOLE, वो भी यूनिट भी मोल ही होती है, स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। जो डायमेंशन होती है उसकी स्पेलिंग होती है MOL ब्रैकेट में क्लोज, और जो यूनिट होती है उसका स्पेलिंग होता है MOLE। ठीक है, सो ये बेसिक हमारी डायमेंशंस हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। अब इनको डायमेंशनल एनालिसिस में हम यूज कैसे करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानो कि डायमेंशनल फार्मूला और नॉर्मल फार्मूले में फ़र्क होता है।
पहला ही एग्जांपल हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? लेंथ, कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो लेंथ में होगी। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ का जो डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने लिखा था वो क्या लिखा था? एल, और टाइम का डायमेंशन क्या लिखा था? टी। ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी टू दी पावर -1। ये आपकी डायमेंशन हो गई वेलोसिटी की। ठीक है, अब रूल क्या है कि एल टी टू दी पावर -1 ये डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम सही है। ठीक है, लेकिन रूल ये कहता है कि आपको मास, लेंथ और टाइम, नॉर्मली आपको मास, लेंथ और टाइम ये इन्वॉल्व करना होता है। ठीक, तो अगर इसी चीज़ को हम लोग नॉर्मली मास, लेंथ और टाइम में इन्वॉल्व करके लिखें तो मास में यहाँ कोई डायमेंशन है क्या? नहीं। तो मास की पावर हो गई 0, लेंथ की पावर हो गई 1, टाइम की पावर हो गई -1, और ये आपका डायमेंशन हो गया, ये आपका डायमेंशन हो गया वेलोसिटी का। ठीक, अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? अगर हम लोग यूनिट से देखें, ये तो हम लोगों ने फार्मूले से डिराइव किया। अगर हम लोग वेलोसिटी की यूनिट देखें तो वेलोसिटी की यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट होती है इसकी। मीटर क्या होगा? मीटर भी तो लेंथ में ही होगी। मीटर काहे की यूनिट है? लेंथ को मेजर करने की यूनिट है। तो मीटर काहे की यूनिट है? लेंथ की। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल। सेकंड काहे की यूनिट है? टाइम की। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। तो देखो L/T यूनिट से भी आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? L/T-1, या ब्रैकेट में m⁻0 L/T⁻1 T-1। ठीक है, तो चाहे आप फॉर्मूले से निकालो और चाहे आप यूनिट से निकालो, डायमेंशन आपकी सेम आएगी। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, अब देखो वेलोसिटी क्या है? क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। वेलोसिटी जो है वो आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या कि डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसका होगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? 10th में पढ़े हो आप लोग। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। मास की डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन होता है m, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या होता है? L/T⁻1। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ठीक, अभी देखो मोमेंटम का हम लोगों ने फॉर्मूले से डायमेंशन निकाला। अब अगर मोमेंटम का हम लोग यूनिट से निकालें, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो kg के लिए हम लोग कौन सा डायमेंशन यूज करेंगे? m। ठीक है, मीटर के लिए कौन सा डायमेंशन यूज करेंगे? लेंथ है। मीटर क्या है? लेंथ है l। और सेकेंड के लिए कौन सी डायमेंशन यूज करेंगे? t, टाइम की यूनिट है। तो फिर से ये क्या बन जाएगा? m l, t ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? t⁻1। सो चाहे आप फॉर्मूले से निकालो चाहे आप यूनिट से निकालो, डायमेंशन आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है। वेलोसिटी और मोमेंटम का मैंने आपको निकाल के बताया। अब देखो आप लोग अभी भी जस्ट 10th से 11th में आए हो। आपकी बुक जब आप देखोगे
तो उसमें डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत सारे दे रखे हैं, ऐसे ऐसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले दे रखे हैं जिनका नाम भी अभी आप लोगों ने नहीं सुना, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, ठीक है, सरफेस टेंशन है। ये सारे फॉर्मूले अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं हैं, इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आप लोग देख के डर जाओगे। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो आपके फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको उन्होंने समराइज़ करके एक चैप्टर में एक जगह दे दिया है, ठीक। तो बल्कि ये आपके लिए अच्छा ही है कि अगर आपको फॉर्मूला देखना हो तो आप उस पेज पे आ जाओ, आपको सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो पूरी फिजिक्स में 11th और 12th को अगर मिला दिया जाए तो लगभग करीब 300-400 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। दैट मीन्स क्या कि करीब 300 से 400 फार्मूले हैं, ठीक है। उन फार्मूलों का हम लोगों को क्या पढ़ना है, डायमेंशन। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होते जाएंगे अपने आप। उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें आप सिर्फ ये जानो कि डायमेंशन क्या होता है, बेसिक क्या है, ठीक। डायमेंशन का सोल क्या है, क्यों डायमेंशन पढ़ना है। अभी इस चैप्टर का मोटिव ये नहीं कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, उन सारे फॉर्मूलों के डायमेंशन याद हो जाएं। इस चैप्टर का मोटिव ये बिल्कुल नहीं है। इस चैप्टर का मोटिव सिर्फ ये है कि आपको डायमेंशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, डायमेंशन क्या होता है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी बहुत सारे फॉर्मूले टेढ़े मेढ़े से जो कभी सुने नहीं हैं उनको देख के डरो नहीं, ठीक। जैसे एक आपको आपकी बुक में दिया हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी जब आप पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो उसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई जाएगी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वहाँ पे जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ करते हैं, काइनेटिक थ्योरी में भी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो उसमें जब आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ करोगे तो वही फॉर्मूला सेम आपका जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा पी इज इक्वल्स टू के इंटू टी। पी वी इज इक्वल्स टू के इंटू टी, जहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से के इज इक्वल्स टू पी वी बाई टी, ठीक। प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी शेप का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो सिंपली हम कहते हैं क्या, एरिया इंटू हाइट, और हाइट किस में होगी, लेंथ में, हाइट ही लिख देते हैं अभी, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, अपॉन टेम्परेचर, अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है, विजिबल है आपको, एक बार मैं चेक कर लो, दिख रहा है, परफेक्ट, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू पी वी बाई टी, ये F बाई ए इंटू एच बाई टेम्परेचर। देखो A से A कट गया, क्या बचा हमारे पास, फोर्स इंटू हाइट अपॉन टेम्परेचर। अब देखो इसका मतलब क्या कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो सिंपली हमारे पास रिड्यूस होके आ गया फोर्स इंटू हाइट अपॉन टेम्परेचर। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हाइट का डायमेंशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, हाइट का डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है एल। आप लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो तो फाइनली लास्ट में सबकी डायमेंशन एक साथ लिख देंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट अपॉन टेम्परेचर, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन
टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की यूनिट अभी अभी हम लोगों ने निकाली, वेलोसिटी की यूनिट होती है एल टी टू द पावर -1, एल टी टू द पावर -1 अपॉन टाइम टी हो गया, ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर -2, ये एक्सेलरेशन का आ गया डायमेंशन। यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर लें, मास का डायमेंशन क्या होता है m, मास का डायमेंशन होता है m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी टू द पावर -2, एल टी टू द पावर -2, और हाइट क्या होगी, लेंथ ही तो होगी, कितनी हाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और लेंथ में तो मेजर करेंगे कितने मीटर ऊंचा है, कितने सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। तो हाइट की जो डायमेंशन होगी वो होगी लेंथ, और टेम्परेचर की डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या होती है वो थीटा, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा। थीटा चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशन बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, टी टू द पावर -2 इंटू थीटा, ये आपका डायमेंशन आ गया, ठीक है। ये डायमेंशन काहे का आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए आप फटाफट, मैं देख लूँ जरा कैमरे में आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट, ठीक है दिख रहा है, ओके आप नोट करिए इसको। चलिए अब हम लोग कुछ नए फॉर्मूला का डायमेंशन डिराइव कर लेते हैं जो आपके लिए नए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जिसको सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अभी अभी हम लोगों ने निकाली फोर्स की डायमेंशन, फोर्स क्या था मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ, ठीक, मास की डायमेंशन हो गई m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी एल टी टू द पावर -2, और ये हो गया अपॉन में l, l से l कट गया, क्या बचा एम टी टू द पावर -2। तो सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन आई वो क्या आ गई एम टी टू द पावर -2, ठीक है, समझ में आई बात। ये आपके लिए थोड़ी एक नई क्वांटिटी थी, ये थोड़ी नई क्वांटिटी, ठीक है। चलिए दूसरी क्वांटिटी हम लोग देखते हैं, दूसरी क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेस, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, फोर्स की डायमेंशन हो गई एम एल टी टू द पावर -2, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ मतलब एल स्क्वायर, ठीक है, एक एल से एक एल ये कट गया, बचा क्या एम टी टू द पावर -2 अपॉन एल, एल जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया आपका स्ट्रेस का। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की, ठीक है। एक और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो कोई भी मान लो सपोज कर लो कोई भी एक स्ट्रिंग है, कोई एक रबड़ है, ठीक है, तो अगर रबड़ की जो ओरिजिनल लेंथ है वो मान लिया 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का उसकी ओरिजिनल लेंथ है, और आप उसको स्ट्रेच कर दो, खींच दो, ठीक है, स्ट्रेच कर दो, तो उसके अंदर स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना, स्ट्रेन बढ़ जाएगा। स्ट्रेन का मतलब समझ रहे हो, टेंशन एक तरीके की। तो अगर 10 सेंटीमीटर की रबर है और उसको आपने स्ट्रेस कर दिया, रबर बैंड जो होता है ना, रबर बैंड,
उसको अगर आपने स्ट्रेन कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो उसके अंदर स्ट्रेन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक, तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखो चेंज इन लेंथ क्या होगी? L। ओरिजिनल लेंथ क्या होगी? L। L से L कट गया, इसका मतलब डायमेंशन क्या आई? 0। डायमेंशन क्या आई? 0। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या ऐसा संभव है कि कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाए? बिल्कुल संभव है। क्या ऐसा संभव है कि कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो? बिल्कुल 101%। बहुत सारी ऐसे फिजिक्स में आपको क्वांटिटीज मिल जाएंगी जो डायमेंशन लेस होंगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, एग्जाम्पल के लिए देखो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़े हो ना आप लोग, लाइट वाले चैप्टर में। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती थी, 10th में पढ़े हो साइंस में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास से वाटर में जा रही है, वाटर से स्नेल्स लॉ तो पढ़े हो आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उस लाइट वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े हो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या था? वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, या वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, या वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी का जो भी डायमेंशन होगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गई, तो ये भी क्या आ गया? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज फिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं, नो डाउट। थ्रू आउट आप फिजिक्स में बड़े आराम के साथ किसी भी क्वांटिटी की अगर डायमेंशन 0 आ रही है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल डायमेंशन लेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कराते हैं, इसको पहले रब कर लिया जाए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कराते हैं। क्या? देखो नोट करो इसको आप लोग। क्या है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी एनी फिजिकल क्वांटिटी may exist without dimension formula. Any physical quantity may exist without dimensional formula। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसका डायमेंशनल फार्मूला ना हो, ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और देखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी may exist any physical quantity may exist without यूनिट। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो बिना यूनिट के एग्जिस्ट करे। बिना यूनिट के कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। हाँ, बिना डायमेंशन के कोई क्वांटिटी हो सकती है, बिना डायमेंशन के कोई क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है,
अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। बिना डायमेंशन की कोई क्वांटिटी है, हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी उसको हम लोगों ने क्लासीफाई किया था 3 पार्ट्स में। एक था अपना फंडामेंटल, जिस पे कि पूरी की पूरी डायमेंशन ही बेस्ड है। दूसरी थी हम लोगों की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, मास और आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस, ठीक है, ये सारे सब कुछ क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा हम लोगों ने किया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में याद करो आप, हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, ठीक, और एक हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड एंगल, ठीक, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो देखो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, ठीक। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है ये क्या है, यूनिट। रेडियन क्या है, ये है यूनिट, ठीक। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, 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 ये क्या है, यूनिट। अब मजे की बात क्या है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दो के दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं, ठीक है। इसमें भी डायमेंशन नहीं होती और सॉलिड एंगल में भी डायमेंशन नहीं होती। ये दोनों ही क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। लेकिन इन दोनों की यूनिट एग्जिस्ट करती है। बिना यूनिट के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हाँ, डायमेंशन नहीं है ये बात चलती है, फिजिक्स में ये पॉसिबल है कि बिना डायमेंशन के कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करे। तो आई थिंक कि ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक। अब स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट सुनो। यूनिट फॉर्मूला is necessary and sufficient condition for dimension formula to exist. Unit formula is necessary and sufficient condition for dimensional formula to exist. True or false? दूसरी स्टेटमेंट, dimensional formula is necessary and sufficient condition for unit formula to exist. कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो अभी मैंने बोला है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 2 क्वेश्चन है, क्या यूनिट फॉर्मूला इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला टू एग्जिस्ट। दूसरी स्टेटमेंट है डायमेंशनल फॉर्मूला इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर यूनिट फार्मूला टू एग्जिस्ट। ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक। इनका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। कोई एक स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कोई एक स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि only those physical quantities can be added or subtracted
which have same, only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension, ठीक है, which have same dimension, ठीक, only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension, ठीक है। अच्छा, एडेड और सब्ट्रैक्टेड की बात तो हो गई। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने ये तो बता दिया कि भैया जिनकी डायमेंशन सेम होगी सिर्फ वही क्वांटिटी या तो ऐड हो सकती हैं या तो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम हो। अरे भाई अभी अभी हम लोगों ने किया यार, वेलोसिटी डिराइव्ड फॉर्मूला था, वेलोसिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी और वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो देखो एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही नहीं हो रही, यहाँ पर डिवीजन हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी का जो डायमेंशन था वो वेरी वेल नोन एग्जिस्ट करता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था, L(t-1). तो यहाँ डिवीजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का डायमेंशन सेम हो। देखो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या था L, टाइम का डायमेंशन क्या था T, दोनों का डायमेंशन अलग अलग था लेकिन फिर भी वेलोसिटी का डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक। ये तो डिवीजन के लिए हो गया। अब देखो फोर्स की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल। देखो मास का डायमेंशन क्या होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, m, और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने अभी भी डिराइव किया था, वो क्या आया था L(t-2). तो फोर्स का जो डायमेंशन आया था वो आया था mL(t-2). तो फोर्स क्या है, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन और इसका डायमेंशन वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। और इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या है, डिफरेंट, अलग अलग, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ इसको यूज करते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो हम लोग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर A और B दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और इन दोनों का एडिशन हो रहा है तो कंडीशन क्या है, इन दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, ठीक। या अगर A माइनस B हो रहा है तो भी इन दोनों का जो इनका जो डायमेंशन है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या ऐड हो सकते हैं, ठीक। तो मान लो हम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया कि V इज इक्वल्स टू A प्लस BM, ठीक। कोई एक क्वेश्चन दे दिया और उसमें हम लोगों को डिफाइन कर दिया गया कि V क्या है, V है वेलोसिटी और M क्या है, M है मास, ये डिफाइन कर दिया गया। और हमसे कहा गया कि आप A और B का डायमेंशन बताइए क्या होगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं।
ठीक। अब इसमें क्या है, सारी चीज़ों को एक तरफ ले आओ, v माइनस ए माइनस बी एम, ठीक, इक्वल्स 0। अब देखो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जब तक सेम डायमेंशन ना हो तब तक वो ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना तो वो ऐड हो सकती हैं। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है। और यहाँ पे ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे से क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या कि इसकी तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ v should be equals to dimension of a should be equals to dimension of vm, ठीक। ये कंडीशन बनेगी, तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आपस में सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो भैया v क्या है, वेलोसिटी अगर है तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली थी। वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 आ रही थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम lt माइनस 1, ठीक। तो देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या थी, lt माइनस 1, और यही क्या होगा डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन तो पता लग गया भाई, आंसर में a का डायमेंशन तो पता लग गया। a का डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 1, ठीक। अब हम लोगों को क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ b। तो देखो ये सेम डायमेंशन b m के भी बराबर होगी, यही सेम डायमेंशन इसके भी बराबर होगी। तो देखो यहाँ से lt माइनस 1 इज इक्वल्स टू v, और m क्या है, मास की डायमेंशन क्या होती है, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू v। और ये जब m ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b की डायमेंशन क्या मिल जाएगी हमको, b की डायमेंशन मिल जाएगी m टू द पावर माइनस 1 l और t टू द पावर माइनस 1, ठीक। ये डायमेंशन हो गई हमारी b की और ये डायमेंशन हो गई हमारी a की। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इससे ज़्यादा डायमेंशनल एनालिसिस में और कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाहर से डायमेंशनल एनालिसिस में और कुछ नहीं आने वाला। हाँ ये है, कई सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मतलब फॉर्मूले बहुत सारे हैं। उन सारे फॉर्मूलों को आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल लोगे, या अगर आपको यूनिट पता है तो यूनिट से भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंतज़ार करना है क्या कि जैसे से धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ोगे, फॉर्मूलों को जानोगे, तो फॉर्मूलों को जानने के बाद अपने आप सारे फॉर्मूले के डायमेंशन को निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। सिर्फ आपको 3 बेसिक डायमेंशन याद रखनी है, मास, लेंथ और टाइम। यही आपके 3 बेसिक डायमेंशंस हैं जिन पे आपके 95% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।